हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। तो कौन कौन मेरे नाल जुड़ चुके हैं काइंडली चेक कर लो। एम ऑडिबल और नॉट, सारे चेक करने प्लीज। विजिबिलिटी है, ऑडिबल हूँ मैं कि नहीं हूँ। क्लास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट, ताकि क्लास रिकॉर्ड हो जाए और सभी उसको देख पाएं। चलिए इससे पहले स्टार्ट करें। मेरा पहला सवाल यही है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप लोगों के पास व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस पर शेयर कर सकते हैं अपने कन्फ्यूजन्स, जो भी डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि क्लैरिटी इज मस्ट, बिना क्लैरिटी के तो हम नहीं पढ़ सकते। ये एग्जाम क्लैरिटी का है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सो हमारा जो फोकस है क्लास में वो किस चीज़ का है? क्लैरिटी का है, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्राइम नहीं करना है कुछ भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब ये कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमने एंशियंट इंडिया की बात की है, हमने मिडिवल इंडिया की बात की है। मिडिवल इंडिया में कल हमने क्या किया था आपको पता होगा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया था मुगल्स का, और सूफिज्म और द भक्तिज्म, भक्ति मूवमेंट, उनकी हमने बात की थी, राइट। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें पता है, पर अगर आप उसको पढ़ेंगे ढंग से, रिवाइज करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियंस का यहाँ पे आना, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यहाँ पे कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज आई जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फिर नेक्स्ट जो उसमें पढ़ेंगे हम कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे किया, कौन कौन सी वॉर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर प्री एग्जाम में ये याद रखिएगा, जो अब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सारे हिस्ट्री के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ये बैटल्स हैं, ये ट्रीटीज होंगी। और जो इसके बाद वाला पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया का रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंशंट को एक बार आप इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, यस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसमें, तो वो हो सकता है ऐसा। पर ये वो चीज़ है जिसको कहते हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत है। तो ये वाला जो हिस्ट्री है ये आसान है, और इसको हम पंजाब के एस्पेक्ट से भी कवर करेंगे। चाहे वो रंजीत सिंह वाला पीरियड है उसको हम कवर करेंगे, मिडीवल और मॉडर्न ये पंजाब का एस्पेक्ट कवर किया जाएगा, राइट। करें भी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई थी, या कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे आए थे। तो आपको पता है सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? पोर्चुगीज आए थे। तो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कौन है, दीज आर द पोर्चुगीज। कब आए पोर्चुगीज? 1498 में आए हैं, कोची और गोवा उनके हेडक्वार्टर थे। सो पोर्चुगीज हैं, उसके बाद डच आए हैं यहाँ पे 1602 में आए, फिर इंग्लिश आए हैं 1608 में आए हैं, फिर डेन्स आए हैं, डेनिश डेनमार्क के 1616 में, और फिर आए हैं फ्रेंच 1668। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सवाल आ जाता है कि वो नाम दे देंगे ऐसे कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच, तो इनको ऑर्डर में लगाओ कि वो कब कब इंडिया में। सबसे पहले कौन आया, कि इंग्लिश आए, डच आए, के फ्रेंच आए। वो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से सबसे पहले डच आए हैं, उसके बाद इंग्लिश आए हैं, फिर फ्रेंच आए हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, राइट। और कई बार यूपीएससी या पीसीएस वाले सवाल पूछते हैं, पीपीएससी, कि वो कंट्री कौन सा है, वो कंपनीज कौन सी हैं जो इंडिया में सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में गई। हु वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो? ये कौन है? पोर्चुगीज है। 1498 में आए हैं और 1947 के बाद में गए, 1960s में गए हैं। 61 में स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तब जब गोवा को हमने आज़ाद करवाया था तो पुर्तगाल से करवाया था। तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, यानी कि अंग्रेज भी जो इंग्लिश हैं कब गए? ये यहाँ आने के बाद 1947 में गए, राइट। तो ऐसे इसको समझना है, और ये मैप आपको समझने की जरूरत है। यस, यहाँ से क्या आपने समझना है, यहाँ पे आप देखिए साइट्स के नाम दिए हैं, ये पोर्ट्स हैं बेसिकली, और वहाँ सिटीज जो हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, दीव कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे है, दमन, बहसीन, बॉम्बे, गोवा, राइट, कैनौर, माहे, कैलिकट, कोचीन। फिर इधर कुछ लिख रहा है तैनकुबार, मद्रास, मसूलीपट्टनम, यनम, विशाखापट्टनम, कैलकटा, सेरमपुर, चंद्रनागौर, हुगली, चिंसूरा। ये सेटलमेंट्स हैं उनकी जो यहाँ पे उन्होंने स्टेब्लिश की, और आगे उनके कंट्रीज का नाम लिखा। कौन सी सेटलमेंट किसकी है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, यू नीड टू स्टडी दिस। दो एस्पेक्ट से, पहला कंपनी कौन सी है और सेटलमेंट किसकी है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है,
दो एस्पेक्ट है ना मैंने कहा। दूसरा ये लोकेशन क्या है, कि अगर वो आपसे कहे कि माहे कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि माहे कहाँ ढूंढना है, माहे केरला में ढूंढना है, दिस इज माहे, ऐसे, राइट। अगर वो कहे यनम कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए यनम कहाँ पे है, कि आपको आंध्रा की तरफ जाना है या कहीं और जाना है, या केरला की तरफ जाना है या मद्रास की तरफ। राइट, कराईकल कहाँ पे है, पुलकित कहाँ पे है, मद्रास तो आपको सभी को पता है तमिलनाडु में है, राइट। ऐसे इसको समझना है हमें चीजों को। दीव आपको पता है, दमन एंड दीव पता है आप लोगों को, किसकी सेटलमेंट है दीव, किसकी है, पोर्चुगीज की है ना। तो ऐसे इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए डाल दिया, ये याद करना पड़ेगा, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें जितनी भी सेटलमेंट नजर आ रही है, इस कहाँ पे है, ये कोस्टल एरिया में, इसको ऐसे समझिए। अंदर कोई नहीं नजर आ रहा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये लोग कौन है, ये ट्रेडर हैं। जितनी भी कंपनियां हैं वो कौन है, वो कंपनीज हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर का बिजनेस कहाँ से होगा, बिजनेस होगा जहां पे पोर्ट होगा, किनारे से। ये तो है नहीं कि वो मध्य प्रदेश या दिल्ली में जाके एक हेड ऑफिस बना लेंगे और यहां से वो जहाज से भेजेंगे, कौन से, हवाई जहाज से। उस टाइम तो एयरप्लेन थे नहीं जी, क्या था, शिप्स थे। तो शिप के थ्रू जो जाएगा उसके लिए नजदीक होना चाहिए ऑफिस आपका। तो इसलिए जितने भी इनके ऑफिस थे, जिनके रादर कहूंगा मैं, इनके हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस जहां से कंट्रोल करते थे, इनके गवर्नर्स जहां बैठते थे, वो सारे कहाँ पे, कोस्टल एरिया में। ये खास बात है। इसलिए जितनी पुरानी सेटलमेंट है वो सारी कोस्ट पे ही मिलेगी, अंदर इंटरनल जो या इनलैंड है, हिंटरलैंड है, उसमें नहीं मिलने वाली है। तो ये ऐसे समझना है। फिर सवाल आता है कि आए क्यों ये लोग, यूरोपियंस इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया ऐसी चीज थी जहां सब आना चाहते थे, कि पहले भी तो कंट्री से आते थे, ये रीजन था कि नहीं था। तो कौन कौन से रीजन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, इकोनॉमिक मोटिव, ऑब्वियस है। पैसा जो है, ट्रेड जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है, वो आज भी माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है। ये लोग यहाँ पे क्यों है, ट्रेड के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट थी वहां से इन्हें बहुत कुछ मिल जाता, जैसे स्पाइसेस, मसाले लेने आए ये। कॉटन बहुत फेमस था साउथ ईस्ट एशिया का, और सिल्क। सो स्पेसिफिकली स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क के लिए यहाँ पे लोग आए। दूसरा रिलीजियस रीजन था, वो क्या था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पोप ने कहा था आप कंडीशन पे, एक कंडीशन पे जाएंगे आप, कि आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। तीसरा रीजन क्या है, रेनेसा की स्पिरिट। व्हाट इज रेनेसा, पुनर्जागरण, है ना। रेनेसा आया था, यूरोप में आया था, उसके बाद क्या था, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, तो उसमें वो लगे हुए थे। किसी ने अमेरिका ढूंढ लिया, किसी ने स्पेन ढूंढ लिया। ये वही टाइम है जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई है, नई नई जमीनें ढूंढी जा रही हैं। तो उसी में था कि नई डिस्कवरी करेंगे, जोग्राफिकल डिस्कवरी। और वो ढूंढ क्या रहे थे, बेसिकली इंडिया को जाने के लिए रास्ता, कहाँ से, थ्रू सी रूट ढूंढ रहे थे वो। ये नहीं उनको नहीं पता था रास्ता, रास्ता पता था, बट वहां के जो रूट थे वो पॉलिटिकल रीजन से बंद थे। क्या रीजन था, जो कॉन्स्टेंटिनपल था वो अटैक होके कैप्चर हो चुका था, अब वो रास्ते बंद हो गए। वहां पे किसने अटैक किया, मुस्लिम्स के अटैक हुए, और कॉन्स्टेंटिनपल उनके कंट्रोल में आ गया। अब वहां से ब्लॉक होने के बाद रास्ता क्या है, कि अगर यहाँ पे यूरोप है और ये एरिया इसका बंद हो चुका है, तो कहाँ से जाएंगे, इधर इंडिया की तरफ। यहाँ से जाना रास्ता बंद है, तो ओशन से जाना पड़ेगा उनको। तो इसलिए नए रास्ते इनको ढूंढने की जरूरत थी। और क्या चीज है, टेक्नोलॉजी, रेनेसा की वजह से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, साइंस ने तरक्की की। तो उस वजह से अब इन चीजों, इनको ये चीजें आने लगी, नेविगेशन आ चुकी थी, शिप, कंपास, अब इनकी नॉलेज थी। अब ये नॉलेज थी तो इनको हेल्प मिल चुकी थी कि कैसे हमें करना है चीजों को। जब आपको पता है, गाइड है आपके पास, कंपास है आपके पास चलने के लिए, आपके पास शिप है आपके पास चलने के लिए, तो आप जा सकते हैं। अगर साधन नहीं है तो जाना मुश्किल है। ऑलराइट, अब सबसे पहले है कि यहाँ पे कौन आए, हमने बात की थी कि सबसे पहले यहाँ पोर्चुगीज आए, कब आए, 1498 में आए, राइट। तो इनकी जो कंपनी है वो 17 सेंचुरी तक रही है, उसके बाद कंपनी नहीं रही है, मैं आपको बता दूं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका जो पीरियड छोटा सा, सबसे पहले कौन आया है सभी को पता है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पोर्चुगीज जो इंडिया आया था। और वो कहाँ पे आए, कैलिकट में। कब आए, 20 मई 1498। जैमोरिन वहां का राजा राजा था, उसने उसका वेलकम किया, राइट। और जब यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके गया, किस चीज के लिए, वही जो सामान की हमने बात की थी, ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए। सो पर्पस क्या था, ट्रेड। और ट्रेड में कहा जाता है उसने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर
दूसरे लोग आए। दूसरा कौन, जो उसके बाद दूसरा भेजा गया शिप, वो था अंडर द कंट्रोल ऑफ पेड्रो एल्वरेज कैब्रल। वो अगर आप टीवी देखो ना, तो टीवी आज ये सीरीज आ रही है जिसमें ये दिखाया गया है, खासकर इस पीरियड के बारे में, राइट। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे जहाँ तक याद है, बनवाई हुई हैं वो चीज़ें, तो वो हिस्ट्री सिखा रहे हैं। सो दिस वाज द सेकंड एक्सपीडिशन। कब आया? 1500 में आया, यानी कि 2 साल बाद जो पेड्रो कैब्रल था उसको भेजा गया था यहाँ पे। अब उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया कुछ साल बाद अपने आप को यहाँ पे स्टेब्लिश करके एक्सपेंड करना। तो अब यहाँ पे उन्होंने गवर्नर या कह लीजिए वॉइस रॉय बना के लोगों को भेजना शुरू किया, अपने ऑफिसर भेजे एज अ गवर्नर, एज अ वॉइस रॉय। सो फर्स्ट गवर्नर वॉज फ्रांसिस्को de अल्मीडा। तो ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। या ये कौन था? ही वॉज अ पोर्चुगीज गवर्नर, फ्रांसिस्को de अल्मीडा। ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइस रॉय, 4 साल रहा है। जिसने क्या किया है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस चीज के लिए वो जाना जाता है? वो नेवल सुप्रीमेसी कि जो पानी के जहाज उनके स्ट्रांग थे, स्ट्रांग नेवी बनाई उन्होंने, और अपने आप को यहाँ पे सुप्रीम बनाया कि यहाँ जो लोग थे वो उसको, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। और वो उनकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में ये था कि जो इंडिया के पास ओशन है, ये जो सारा समंदर है, जितना भी शिप आते थे या जाते थे वो इसी से जाते थे, राइट। अंदर तो ये जा नहीं सकते, ये तो कोस्ट पे, केरला पे रह रहे हैं अभी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंदर कैप्चर नहीं करेंगे तो ओशन पे कंट्रोल करेंगे। इस ओशन को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके तहत इन्होंने कार्टाज सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। और कार्टाज सिस्टम क्या था कि जो भी शिप यहां से जाएगा, जो शिप जाएगा उसको क्या लेना पड़ेगा? पास लेना पड़ेगा। कार्टाज क्या है? बेसिकली पास है। किससे? पोर्चुगीज से। अगर वो नहीं लेंगे तो क्या होगा? उस शिप को डुबो दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जो शिप थे या जो पोर्चुगीज थे वो शिप से या इंडियन से क्या ले रहे थे? एक तरह का टैक्स वसूल रहे थे, जिससे उनकी क्या हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। तो वो उन्होंने किया और अपने आप को एक पावरफुल जो है अथॉरिटी यहाँ पे बनाया। दूसरा जो गवर्नर है वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये नाम आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। सो फर्स्ट वन इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ही वॉज द पर्सन जिसने गोवा कैप्चर किया, 1510 में गोवा कैप्चर किया, अभी तो आया है। और किससे कैप्चर किया? जो बीजापुर का राजा था उससे कैप्चर किया। उसके बाद उन्होंने मलक्का और होरमुज, ये कहाँ पे? अरेबियन सी में जो एरियाज हैं, इंडिया में नहीं है ये कैप्चर किए, राइट। मलक्का साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। उसने एक चीज नई स्टार्ट की, इंटर मैरिज। किसके साथ? इंडियन के साथ। उसने पोर्चुगीज जो लोग थे अपने, उनको प्रमोट किया वो हिंदुस्तान में ही शादी करें। क्यों शादी करें? क्योंकि अब पुर्तगाल से तो कोई आने नहीं वाला यहाँ पे रहना यहीं पे है। और यहाँ के कल्चर में मिक्स होने का, यहाँ के लोगों से मिलने का तरीका क्या? यही है कि मैट्रिमोनियल अलायंस किए जाएं। दूसरा उन्होंने क्या किया? फोर्टिफाइड सेटलमेंट। व्हाट डज इट मीन? कि जो उनके बस्तियां थी, जो उन्होंने अपने दफ्तर घर बनाए, अब वो एरिया जो था उनका, उसको क्या किया उन्होंने? उसकी किलेबंदी शुरू कर दी ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन करना। बाउंड्री बना दी उसकी, ताकि जो दूसरे स्टेट हैं अब उनसे उनकी लड़ाई होती थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, तो हमले होते थे, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या की? फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट्स की। फिर थर्ड जो गवर्नर है उसका नाम था नानो डिकुना। सो नानो डिकुना या निनो डिकुना, ये वो बंदा है, इसने क्या किया? गोवा को अपनी कैपिटल बनाया। पहले कोचीन थी, ये गोवा ले गया। तो आज अगर बात करते हैं पुर्तगालीज कहाँ पे हैं, गोवा किसके लिए जाना जाता है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है? पुर्तगाली वहाँ की लैंग्वेज है, ये आपको पता होगा। सो गोवा को हेडक्वार्टर किसने बनाया? इट वॉज नेनो डिकुना। सो इसका नाम याद रख लीजिएगा। बुकरकी ने इसको छीना, कैप्चर किया गोवा को, कैपिटल इसने बनाया। उसके बाद इसने दीव और बैसिन, अभी हमने बात की थी दीव और बैसिन की, मैप पे देखे थे, इसने वो कैप्चर की। किससे? बहादुर शाह। ये कौन है? जफर नहीं है ये गुजरात का राजा है, ये याद रखिए। क्योंकि अभी कहाँ की बात हो रही है? 1534 की बात हो रही है। 1534, 1534 में क्या था जी मुगल में? मुगल क्या कर रहे थे? किसी को पता है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। अब आप सोचेंगे कि 1526 में मुगल आए थे, 1530 में जो है बाबर की डेथ हो गई है, फिर 1530 में कौन आया? हुमायूं आया। 1540 में शेरशाह सूरी उसको हरा के निकाल दिया। तो 1534 के बीच में, इसका मतलब हुमायूं के टाइम की बात है। इसका मतलब हुमायूं जो था वो वीक था, अदरवाइज ये चीजें ना हो रही होती, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फिर एक आपने नाम सुना होगा, संत था फ्रैंकिस जेवियर। सेंट जेवियर सुना जी आपने?
स्कूलों के नाम होते हैं सेंट जेवियर, ये बेसिकली उसी संत की बात हो रही है, वही संत इस टाइम जो है इंडिया आए थे। सो सेंट फ्रैंकिस जेवियर की बात कर रहा हूं मैं। सो वो कब आए इंडिया में, इस दौरान आए, किसके साथ आए, नीनो डिकुना के साथ आए। मराठा इसके बाद इनकी टसल स्टार्ट हुई, मराठा ने इनके जो एरियाज है वो कैप्चर किए थे, सेल्सिट और बेसिन के एरिया, बट वो बाद में वापस ले लिए। सो लास्ट में कहते हैं इनके पास जो मेन जो बच गए वो गोवा दमन दीव बच गए थे, राइट, जो इन्होंने कब तक रिटेन रखे, 1961 तक, आज़ादी के बाद तक। सो ये वो लोग हैं जो 1498 में आए और 1961 तक अपने सेटलमेंट्स को इन्होंने रिटेन करके रखा, राइट, ऐसे समझेंगे इसको। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन कोई ऐसा तो है नहीं कंट्रीब्यूशन जिसकी बात करें, कुछ नई चीजें इन्होंने की थी वो बात कर लेंगे। जैसे काटा सिस्टम इन्होंने चलाया जो शिप को पास दिया करते थे। इन्होंने यूरोपियन नेवल वारफेयर है जो नेवी लड़ती थी, वो इंडिया में पहले नहीं था। इंडिया में मुगल्स के पास क्या था, रिवर फ्लोटिला। वो क्या होता है कि छोटी सी किश्ती कुश्ती बनाई होती थी, नदियों में लड़ने लायक वो बहुत थे, पर नेवी उनकी नहीं थी ऐसी स्ट्रॉन्ग कि वो ओशन में लड़ सके। यूरोपियंस ने ये किया है, राइट। फिर यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, वो पोर्तुगीज ने प्रमोट किया इंडिया में। उससे पहले चर्च थे, हो सकता है होंगे, बट यहाँ पे जो अब हम देख रहे हैं वो ये वाला सिस्टम है जहां से क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है। उससे पहले की हमारे पास तो नहीं आई है। फिर क्या हुआ, पोर्तुगालीज का डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे पोर्तुगालीज नजर आना बंद हो गए, एक्सेप्ट फॉर दोज सेटलमेंट। गोवा में हमने सुना, दमन दीव में सुना, ये तो रहे क्यों रहे, क्योंकि अब इनकी एक तरह से कह लीजिए आपस में बातचीत हो गई, ट्रीटी साइन हो गई कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तंग नहीं करेंगे, आप हमें मत करो। एक्चुअली ऐसा नहीं था, इनको हरा दिया गया था। अब डिक्लाइन का रीजन क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है, अब दूसरी दूसरी कंपनीज दूसरे कंट्रीज भी आ चुके हैं। वो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली कि जब पोर्चुगीज गए तब तक तो सारे ऑलमोस्ट जो कंट्रीज है वो आ चुके हैं। सो सबसे बड़ा जो रीजन था, पहले तो ये होता है कि इनएफिशिएंसी करप्शन इनके अंदर आ रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या, इनका लड़ाई किसके साथ, इंग्लिश के साथ। सो इनका कंपटीशन था, और कंपटीटर अगर पावरफुल हो तो आपको वो जीतने नहीं देगा जी, राइट। फिर जो इनकी मोनोपोली थी, पहले यही मोनोपोलाइज करते थे पूरे ट्रेड को, जो भी सामान बेचते थे तो वो कौन था, सिर्फ पुर्तगालीज करते थे। अब पुर्तगालीज के हाथ से वो चीज़ चली गई। अब खाली ये नहीं कि पुर्तगीज करेंगे, अब इंग्लिश भी कर रहे हैं, अब डेनिश भी कर रहे हैं, है ना, फ्रेंच भी आ गए हैं, तो खाली ये नहीं रह गए हैं। तो जो इनका एक जरिया था पैसे कमाने का वो भी छिन गया इनसे, खासकर इस पूरे एरिया में। तो इनके पास सिर्फ क्या रह गया, फिर गोवा रह गया जो इंडिया ने नेक्स्ट किया था 1961 में, राइट। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है डच। अब डच जो है 1605 में कंपनी बनी है, उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। वीओसी क्यों लिखा है, एक्चुअली डच में ऐसे नहीं लिखते, उनकी लैंग्वेज और कुछ है, इसलिए उसमें वीओसी लिखते हैं। ये जो कंपनी थी एक्चुअल में स्टार्टिंग में बनी 1602 नीदरलैंड में बन गई थी। किसने बनाई थी, वहां की पार्लियामेंट ने बनाई। अब ये फर्क है, यहाँ कौन बना रहा है, ये गवर्नमेंट बना रही है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, किसी गवर्नमेंट की कंपनी है। सो इसको पावर दी गई कि वो वॉर कर सकती है, ट्रीटी साइन कर सकती है और नई नई टेरिटरीज अक्वायर कर सकती है। और इंडिया में आके 1605 में जब ये आए तो इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की। ये ध्यान रखिएगा, पोर्चुगीज कहाँ पे आए कि आपको कोचीन में आए, ये कहाँ पे आए, ये मसूलीपट्टनम में आए। इसका मतलब वो वेस्ट कोस्ट पे है तो ये ईस्ट कोस्ट पे आए, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। फिर पर्पज एक ही है इनका भी, ट्रेड। तो ट्रेड सेंटर इनके कौन थे, पुलकित जो इनका मेन हेडक्वार्टर बना, उसके अलावा सूरत और नागपट्टनम ये बाद का हेडक्वार्टर है इनका, कोचीन और विमलीपट्टनम ये मेन ट्रेडिंग सेंटर थे जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। और किस आइटम का ट्रेड हुआ करता, इट वाज स्पाइस, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर। ये चार मेजर चीजें थी जिनके ये व्यापार किया करते थे। फिर हुआ क्या, ये कुछ ज्यादा टाइम तक तो रहे नहीं डेनिश। क्यों नहीं रहे, क्योंकि इनका ज्यादा फोकस एक्सपेंशन की तरफ तो था नहीं ना, ट्रेड की तरफ भी नहीं था। इनका मेन फोकस था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। और ऊपर से इनके जो बैटल स्टार्ट हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, किसके साथ, एक लड़ाई हुई थी इनकी त्रवणकोर के राजा के साथ, राजा का नाम था मार्तंड वर्मा, और बैटल का नाम है कोलाचेल। सो बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 की है, जिसमें मार्तंड वर्मा ने डच को हरा दिया था। सो डच हार गए। अब ऐसे नहीं डच हार गए, इन्हीं से हार गए, कंपटीटर से भी हार गए। अब उनसे हारने का बाद इनका फोकस कहाँ पे होगा, सिर्फ इंडोनेशिया की तरफ हो गया। और फिर ब्रिटिशर्स ने भी एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बेदारा, उन्होंने भी इनको हरा दिया 1759। तो उसके बाद
दे लॉस देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एज वेल एज द कमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो उनकी अब यहाँ पे अहमियत खत्म हो गई और 18th सेंचुरी में इंडिया को छोड़ के चले गए कि अब जो साउथ ईस्ट एशिया है उस पे फोकस वो करेंगे। तीसरी जो कंपनी है यहाँ पे या जो कंट्री है तीसरा वो कौन सा है, वो इंग्लिश अंग्रेज। 1600 से 1858 करीब करीब 250 साल है, पर ऐसे नहीं 250 साल इन्होंने रूल किया। 1600 तो हुआ जब वो इंडिया में आ रहे हैं, राइट, ये कंपनी बन रही है ऐसा कह सकते हैं, इंडिया में नहीं आ रही तो कंपनी बन रही है ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी है, किसने बनाई है, जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन, उसने एक रॉयल चार्टर दिया, उससे ये बनी है, जिसको 15 साल के लिए राइट दिया गया किस चीज का, कि ईस्ट में जो ट्रेड करना है व्यापार करना है वो सिर्फ ये कंपनी करेगी। उसको क्या दे दिया, उसको कहते हैं मोनोपोली दे दी उसको। सो दिस कंपनी वाज मोनोपोलाइज्ड। तो शुरुआत कहाँ से हुई इनकी, ये आपको पता है, हमने जब मुगल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था अकबर के टाइम में कोई नहीं आया था, ये डिस्कशन के लिए कोई आया तो आया हो, वैसे नहीं आए थे, कोर्ट में नहीं गए, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। हॉकिंस का नाम सुना था, विलियम हॉकिंस, उसके अलावा थॉमस रो। थॉमस रो कौन था, जिसको एम्बेसडर बना के भेजा था उस टाइम के राजा ने, जेम्स वन ने, राइट। तो जब विलियम हॉकिंस आया उसके बाद उसको परमिशन मिली अंग्रेजों को कहाँ पे फैक्ट्री लगाने की। तो पहली फैक्ट्री जो उनकी लगी है 1613 में लगी है, कहाँ पे, सूरत में लगी है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक एक का याद रखते जा रहे हैं कि मसूलीपट्टनम में कौन लगा रहा है, कोचीन में कौन स्टेब्लिश कर रहा है और सूरत में कौन आ रहा है। तो जो इनकी पहली सेटलमेंट है 1613, सूरत। सूरत कहाँ पे है, वेस्ट इंडिया में। आ जाओ जी, गुजरात में, गुजरात में ही है ना, बताते रहा करो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है आप लोगों की, है ना, मेरी भी नॉलेज अच्छी होती रहेगी, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, उसके अलावा एक बंदा था फ्रैंकिस डे एंड्रयू कोगन, ये वो लोग हैं जिन्होंने मद्रास को सेटअप किया था 1639 में। मद्रास में जो सेटलमेंट है वो बसाई, और मद्रास की जो सेटलमेंट था उसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंट जॉर्ज कहाँ का था। चलिए, उसके बाद इन्होंने बॉम्बे लिया। बॉम्बे कहाँ से आया, बॉम्बे लड़ लुड़ के नहीं आया, वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किसने दिया था, वो पोर्चुगीज ने क्राउन को दिया था, उनको डॉरी में दिया गया था, पोर्चुगीज के द्वारा शादी में दिया था। पोर्चुगीज की जो उनकी डॉटर थी, प्रिंसेस थी वहाँ की, उसकी शादी हुई थी इंग्लैंड के प्रिंस के साथ, उसको डॉरी में दिया गया और वहां से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे मिल गया, 10 पाउंड के रेंट पे, एक साल का 10 पाउंड का रेंट था उस टाइम, राइट। तो 1668 में इनको क्या मिल गया, बॉम्बे मिल गया। 1690 में एक चीज और है यहाँ पे, जो कैलकाटा है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, पर कैलकाटा इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। 1690 में जॉब चार्नॉग, ये नाम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। उन्होंने क्या किया, सुतंती में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की और 3 गांवों की उनको जमींदारी मिली, एक सुतंती की, दूसरी कलिकाता की और तीसरी गोविंदपुर की। अब ये 3 गांव उनको मिल गए, यही 3 गांव हैं जो बाद में मिलके क्या बने, एक सिटी बने जिसको कहते हैं हम कैलकाटा। सो कैलकाटा इनिशियली 3 गांव थे, कलिकाता, सुतंती एंड गोविंदपुर। ये क्या है, सवाल है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जो सेटलमेंट थी, फैक्ट्री कहते हैं स्टार्टिंग में, बट दिस बार सेटलमेंट एक सिटी बन गया था, उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी गई 1696 में, और इसका नाम पड़ गया फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कैलकाटा की जो सेटलमेंट थी, सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास की है। अब ये आपको पता ही है, यस यही है मद्रास, बिल्कुल मद्रास है। चलिए, तो इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी। 3 प्रेसिडेंस का मतलब यहाँ पे 3 गवर्नर्स थे इनके, जहाँ पे 3 अलग अलग हेडक्वार्टर्स थे इनके, राइट, रीजनल ऑफिस कह लीजिए। एक तो कैलकाटा में था बंगाल में, जो जॉब चार्नॉक ने बनाया यही वाला, एक वो मद्रास वाला मैं बात कर रहा हूँ 1639 का है, यहाँ पे भी एक गवर्नर अलग था, और बॉम्बे वाला। तो 3 मेन हेडक्वार्टर थे जहां से वो इंडिया की जो भी चीजें मीन स्टार्टिंग में इट वाज ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको वो कंट्रोल किया करते थे, ऑलराइट। अब यहाँ पे इनके राइवल्स कौन है, देखो ऐसा है, यहाँ पे लोकल तो थे ही थे, अब इनके राइवल्स इंग्लैंड भी हमें आने लगे, क्योंकि इनको 15 साल के लिए मोनोपोली दी गई थी कि 15 साल तक कोई और नहीं आएगा, किसी और को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो वहाँ के लोग जो आवाज उठाने लगे, तो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जितने और ट्रेडर हैं उनको भी अधिकार दे दो कि भाई तुम भी जाके व्यापार कर लो। अब इससे क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे एक नई कंपनी बन गई, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट, 1698 में बनी थी। बट ये क्या था, ये लोग समझदार थे, इन्होंने उनसे बातचीत की और अल्टीमेटली क्या हुआ,
दोनों मर्ज हो गई और एक ही कंपनी बन गई, जिसको कहते थे यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भी थी और बाद में वही रही। अब उनको कह दिए देवर स्टेट्समैन, देवर गुड, है ना, लीडर्स। जो भी था उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने अपने राइवल्स को कॉन्कर किया यहाँ पे पीसफुली, और यहाँ पे अपने आप को दोबारा से स्टैब्लिश किया। और यही वो कंपनी जिसको कहते हैं रिवोल्ट के टाइम तक ये यहाँ पे रही है जी। फिर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आता जब इन्होंने देखा कि जो इनके कंपटीटर हैं अब वो वीक हो चुके हैं, और कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए और ऐसे इनको अपॉर्चुनिटीज मिली कि इनको लगा कि अब यहाँ की हम टेरिटरीज को, जो यहाँ के एरियाज, उनको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, काबू कर सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं। प्यार से करें, डंडे से करें। तो अब नाम सुनते हैं दो बैटल्स के। पहली थी बैटल ऑफ प्लासी, सुना है किसी ने? अगर सुना है तो बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, और क्या पता है वो भी बता दीजिए। बैटल ऑफ प्लासी 1757, क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, राइट। रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ लड़ रहा है? बंगाल के नवाब के साथ, सिराजुद्दौला को, उसको हरा दिया गया। सो ब्रिटिश वर्सेस कौन है यहाँ पे? बंगाल है। तो इससे क्या हुआ, बंगाल कैप्चर तो नहीं हुआ, पर बंगाल के राजा को उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। अब वो जो भी मानता वो राजा की बात मानता था। तो एक तरह से बंगाल उनके कंट्रोल में था, बट प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकल पर्पस, नॉट इन थ्योरी। पर जो बैटल ऑफ बक्सर है, दिस वाज सेड टू बी अ रियल बैटल, कि ये वाली बैटल है, दिस वाज अ फेक, कि एक ड्रामा किया गया था। किसने? सिराजुद्दौला ने? नो, उसके जो मिलिट्री जनरल थे उनका एक ड्रामा रचा हुआ था, और ये सिर्फ दिखावा किया गया कि हम राजे के साथ लड़ेंगे। एक्चुअली दे ऑल वर ट्रेटर्स, जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने लड़ाई नहीं की। और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कहा था दिस इज द रियल बैटल, जो सच में लड़ाई हुई है। आप इसको ये नहीं कहेंगे कि लड़ाई हुई कि नहीं हुई, जैसे प्लासी में हुआ, यहाँ पे लड़ाई हुई। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये नहीं कि सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया, बंगाल के जो सपोर्टर्स थे उनको भी हराया। एक ग्रुप बन गया था जिसको कहते हैं कन्फेडरेसी। उसमें मीर कासिम था, उसमें शुजा-उद-दौला था, और शाह आलम III, इन तीनों को हराया गया, राइट। मीर कासिम कौन है? ये बंगाल का नवाब था उस टाइम, राइट। शुजा-उद-दौला ये अवध का नवाब था, और शाह आलम ये उस टाइम का मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर था जी। और ये नहीं कि यहीं पे बात खत्म होगी, उसके अलावा इन्होंने दीवानी के अधिकार ले लिए। किससे? मुगल से, कि आज के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों एरिया की दीवानी के अधिकार ब्रिटिशर्स को दे दिए जाएं। दीवानी के अधिकार का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स, या कह लीजिए रेवेन्यू, कि वहां से जो जितना पैसा है वो कौन इकट्ठा करेगा? अब अंग्रेज इकट्ठा करेंगे, ब्रिटिशर्स। और क्या चाहिए इनको? क्योंकि मुफ्त का पैसा आ गया ना, अब तो कुछ नहीं करना पड़ रहा। ना इन्होंने ना कोई एरिया इनका, सिर्फ इनको अधिकार दे दिए। क्यों दे दिए गए? क्योंकि शाह आलम बहुत वीक था, मुगल एम्पायर बहुत वीक हो चुकी। 1764 की बात कर रहा हूं मैं, राइट। कुछ कानून ऐसे बनाए गए जो चाहते थे कि कंट्रोल किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से एक्ट्स बने, किसने बनाए। ये वहां की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, वो बना रही थी। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में बनाया गया। ये पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट का कदम है इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। नाम से क्लियर है, रेगुलेटिंग। तो कंपनी को रेगुलेट करना चाहते थे वो, क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी ना करे यहाँ पे। दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जिसने डुअल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गवर्नेंस का। वो क्या होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दो चीजें कंट्रोल करती थी। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बॉडीज किसको कंट्रोल कर रही हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डबल कंट्रोल होने की वजह से इसको कहा जाता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फिर हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आज के बाद तुम अकेले नहीं हो, जो बिजनेस करते हो बाकियों को भी अलाउ किया जाए। तो मोनोपोली खत्म हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसने रही सही कसर भी क्या कर दी थी, पूरी कर दी थी, कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद कंपनी का नाम हटा दिया गया। कहा गया कि कंपनी अब डेड है, कंपनी का नाम आज के बाद यूज नहीं होगा। कंपनी को वो कह लीजिए फेंक दिया गया, हटा दिया गया। अब कौन है उसकी जगह, किसने ले ली? राजा ने ले ली। कि आज के बाद इंडिया को कंपनी कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि इंग्लैंड का राजा या महारानी जो भी है वो कंट्रोल करेंगे।
राइट। तो कंपनी तो 1858 तक ही है, 1947 में आज़ादी मिली है वहां तक नहीं है। नेक्स्ट जो यूरोपियन पावर थी वो कौन सी है? वो है फ्रेंच। अब फ्रेंच के बारे में आपने क्या सुना हुआ है? राइट, सुना तो होगा फ्रेंच के बारे में। अब जैसे दूसरी कंपनीज हैं, ये भी वैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है कि जैसे पोर्चुगीज की थी वो गवर्नमेंट के थे, जो डच थे, डेन्स थे, वो सब गवर्नमेंट के, फ्रेंच भी गवर्नमेंट के थे। सिर्फ इंग्लिश जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी थी। सो यहाँ पे आते कि इनकी कंपनी का नाम क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसकी फाउंडेशन किसने रखी है? कोलबर्ट जो था उसका मिनिस्टर था, उसने 1664 में इसकी फाउंडेशन रखी। और हम राजा कौन था वहां का? फ्रांस का लुई 14। तो ये नाम याद रख लीजिए, लुई 14 याद रख लीजिए, 1664 याद रख लीजिए। तो इनकी भी जो पहली फैक्ट्री वो लगी सूरत में 1668 में। उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया पौंडीचेरी वाले एरिया में। यहाँ पे जो इनका लीडर था वो फ्रैंकोइस मार्टिन था। राइट, तो अब ये फैक्ट है हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, पर ओवरऑल समझिए अभी कि चल क्या रखे, फ्रेंच भी आ गए यहाँ पे। तो इनकी सेटलमेंट कौन कौन सी थी? जो मेजर थी वो तो थी पौंडीचेरी, और आज भी ऐसे ही चलता है। तीन चार है ना ये जो नाम लिखे हुए, यनम, कराईकल, माहे। तो आज अगर आप बात करोगे पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी जो आप यूटी सुनते हो तो उसमें ये चार नाम आते हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं उसके। वन इज दिस पौंडीचेरी इटसेल्फ, दूसरा जो लिखा हुआ लास्ट रो में देख लीजिए, दिस कराईकल, एंड दिस इज माहे, एंड दिस इज यनम। खास बात क्या है? तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, पौंडीचेरी भी अलग, चार डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, पर चारों एक यूटी के अंदर हैं। उसके अलावा चंद्रनागौर और मुसलीपट्टनम, ये जो है ये क्या है? ये इनकी अलग दूसरी सेटलमेंट थी। तो ये जो सेटलमेंट है किसकी है? ये फ्रेंच की है, पोर्चुगीज की नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। एक गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका, जिसको कहते हैं डुप्लेक्स, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। 1742 से 54 तक रहा है। ये वो बंदा है जिसने फ्रांस के यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, कि यहाँ पे जैसे इंग्लैंड कर रहा है हमें भी करना है, बट वो नहीं कर पाया, क्योंकि इनके सामने जो पावर कौन थी? ब्रिटिशर्स थे। तो इन्होंने कोशिश किया कि ब्रिटिशर से लड़ाई की जाए, और तीन वॉर होती हैं मेजर, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। उन वॉर को हम कैसे जानते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं उनको, पर पॉपुलरली उनको कहा जाता है कैरनेटिक वॉर। सो कर्नेटिक वॉर क्या थी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये क्या है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री वाला जो एग्जाम है पीपीएस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बनते हैं जी, बिल्कुल बनते हैं। क्या बनते हैं कि कितने? तीन वॉर है, कब कब हुई? 1746 से 48, दूसरी साथ में शुरू होगी 49 से 54, ज्यादा गैप नहीं है, और फिर 3 साल बाद फिर शुरू हो गई 57 से 63। सो तीन वॉर हैं। पहली का रीजन क्या है? एक्चुअली ऑस्ट्रिया में, वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जो कहां तक फैल गया? इंडिया तक फैल गया। इंडिया में कौन लड़ने लगा आपस में? इंग्लैंड यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच ने क्या किया? अटैक किया और मद्रास कैप्चर कर लिया, बट इंग्लिश भी पावरफुल थे। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? जो रिजल्ट वो ये था कि जो मद्रास था इनको वापस लौटाना पड़ा। कैसे? एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एग्जला शेपेल, ये याद रखिएगा कि एग्जला शेपेल कब साइन हुई है? ये फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में साइन हुई है। किसके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। इसके तहत क्या हुआ था? जो टेरिटरीज कैप्चर की गई हैं वो वापस कर दी गई हैं एक दूसरे की। ऐसे समझेंगे इसको। फिर आ जाइए सेकेंड पे, जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, ये क्यों स्टार्ट हुई? इसका रीजन इंडिया में ही था क्या? कि जैसे एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ फ्रेंच है, तो वो क्या करते थे? वो इंडियन जो किंगडम्स थी उनको सपोर्ट करते थे। अब जैसे एक हैदराबाद है, राइट, एक त्रावणकोर है, तो हैदराबाद त्रावणकोर में जो एक गद्दी है उसके लिए दो लोग लड़ रहे हैं। तो ए और बी अगर लड़ रहे हैं, तो ए जो है उसको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं और बी को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ ये ए और बी रहे हैं, पर उनकी सपोर्ट की वजह से इंग्लिश और फ्रेंच भी आपस में लड़ने लगे। दिस इज व्हाट हैपेंड इन सेकेंड कार्नेटिक वॉर, कि इंडिया के जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी उसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई हुई। तो ब्रिटिशर से मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबूर 1749, जिसमें फ्रेंच हार जाते हैं, और जो उनका गवर्नर था इस वजह से
कि उसने बहुत इंसल्ट करवा दी, उसको वापस बुला लिया जाता है और ये वॉर खत्म हो जाती है। जो थर्ड वॉर है जो हमने बात की 1570 से 57 से 63 तक चली है, वो इसका भी जो रीजन था वो यूरोप में था। यूरोप में वॉर चल रही थी, 7 इयर्स वॉर, सक्सेशन वॉर है, वो यहाँ तक पहुंच गई। बट रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे लड़ते 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 एक लास्ट बैटल हुई, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। कब हुई? 1760। यहाँ पे जो फ्रेंच थे दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। किसने हराया? सर आयरकोटिस, नाम याद रख लीजिए। और हुआ क्या? फ्रेंच आर्मी हार गई और नतीजा क्या निकला? एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, यस। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस ने डिसाइड किया पहली बात कि लड़ाई बंद होगी, और जो उनके आज के बाद कैसे गवर्न होगा कि भाई इंडिया में जो सेटलमेंट है आज के बाद एक दूसरे के सेटलमेंट में इंटरफियर नहीं करेंगे, और बेटर होगा कि फ्रेंच यहाँ से चले ही जाएं, जो एरिया उनके हैं वो रहने दो, बाकी कुछ ना करें। और कंडीशन लगा दी गई कि जो फ्रेंच है उनके इंडिया में जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो रहेंगी, बट उनकी वो किलेबंदी नहीं करेंगे। तो एक तरह से उनको बहुत दबा दिया गया। इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए। अब ध्यान से सोचो ये कब की बात है? ये 1763 की बात है। 1763 बंगाल के साथ लड़ाई कब हुई है? पहली जो है वो 1757 में है, बैटल ऑफ प्लासी। जो दूसरी है 1764 में है, बैटल ऑफ बक्सर। इसका मतलब क्या है? यानी कि यही वो पीरियड है जब वो एक साथ कर्नेटिक वॉर्स, यानी कि वो फ्रांस से भी लड़ रही है और दूसरा इंडिया में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रिटिशर्स इस टाइम पावरफुल हो चुके थे। राइट, ऐसे इसको लिंक कीजिए। आइसोलेशन में देखो पढ़ेंगे कि ये ऐसे सुना और पढ़ लिया, रट्टे मार लिए, तो शायद नहीं होगा। बट अगर सारा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए, डिक्लाइन ऑब्वियस है कि जो फ्रेंच थी उनको सपोर्ट नहीं मिली, उनके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चलती थी। पर दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, अच्छे डिप्लोमेट थे वो, इसलिए वो जीत गए और यहाँ पे फ्रेंच हार गए। राइट, अब ये एक सम अप किया हुआ है सिर्फ कि जो यूरोपियन पावर थे उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। कि अगर बात करें एंट्री की, एंट्री ईयर कब है, तो कौन कौन कब आया, यहाँ पे वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये कंपैरिजन में ही काम आएगा ताकि आप याद रख पाए। जैसे पोर्चुगीज 1498 में आए, जो डच है वो 1605 में, इंग्लिश 1600 में उनकी कंपनी बनी थी, और फ्रेंच 1664 में। फर्स्ट फैक्ट्री जो पोर्चुगीज की कैलिकट में लगी है, डच मसूलीपट्टनम में है, और इंग्लिश और फ्रेंच सूरत में है। फोकस क्या था? पोर्चुगीज का फोकस था ट्रेड और गोवा का बेस। डच का भी स्पाइस ट्रेड है, इंग्लिश का इसके साथ साथ, ट्रेड के साथ साथ क्या है? पॉलिटिकल कंट्रोल करना। और यही कुछ ऐसा था फ्रेंच का, उनकी एम्बिशंस थी कि वो भी चाहते थे कि पॉलिटिकल कंट्रोल उनका भी हो। हेडक्वार्टर जो है पोर्चुगीज का गोवा में था, डच का पुलकित में था, इंग्लिश का कैलकाटा, बॉम्बे और चेन्नई, और फ्रेंच का इट वाज पौंडीचेरी। राइट, डिक्लाइन आपको पता ही है कि पोर्चुगीज 17th सेंचुरी में डिक्लाइन हुए, 18th सेंचुरी में डच, और इंग्लिश कब हुए? 1858 में कंपनी, पर इंग्लिश कब गए यहाँ से? 1947 में, और फ्रेंच कब गए यहाँ से? 1763 में। हाँ, इसमें चीज़ जरूर कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया, पर गए कब यहाँ से? 1961 में। ऐसे कर सकते हैं अगर आगे जाना है तो। राइट, चलिए। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, और अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बाद में इसको रिवाइज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, ये यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। राइट, चलिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप तैयार किया है ताकि जो हमने पढ़ा है यहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं पीपीटी में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना वहां से, है ना। पीपीटी आपको मिल ही जाती होगी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप पीपीटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इजंट इट। चलिए, अब मुद्दा आता है, बारी आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, अब वो किस तरफ बढ़े? अब वो इंडिया को कैप्चर करने की तरफ बढ़े। इस्टेब्लिश कैसे किया? उन्होंने पहले अपने जितने राइवल्स थे, कम्पिटिटर थे, उनको खत्म किया। अब इंडिया में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए, तो इंडियन जो किंगडम थी, प्रिंस थे, उनके बीच में दखल अंदाजी की उनके किंगडम में। तो उसकी बात करते हैं। तो बैकग्राउंड अब आपको पता, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी बनी थी, उनको चार्टर मिला था,
ट्रेड पे फोकस करते थे। ट्रेड पे फोकस करते करते उनका फोकस कहाँ चला गया, अपने मिलिट्री की डोमिनेंस पे चला गया और पॉलिटिकल डोमिनेंस पे चला गया कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो और पॉलिटिकली कंट्रोल करो इस एरिया को। और क्या हो रहा था, एक्चुअली मुगल डिक्लाइन हो रहे थे, तो मुगल के डिक्लाइन होना भी एक रीजन था। अगर मुगल मुगल ना डिक्लाइन होते तो शायद ब्रिटिशर्स यहाँ पे टिक ना पाते, क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे, वीक हो चुके थे। दिस वाज द मेन रीजन कि वो यहाँ पे टिक पाए। और दूसरा क्या था, रीजनल किंगडम बहुत सारी हो गई। रीजनल किंगडम होने से क्या होता है, आपस में लड़ेंगे लोग, मिलजुल के तो कौन रहता है, तो वो वीक हो जाएंगे और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन, उसको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे वही हुआ कि रीजनल किंगडम आ गए, उस वजह से ब्रिटिशर्स इंटरफियर करना स्टार्ट कर चुके थे। किसमें, अभी हमने बात की कर्नाटिक वॉर में, वो क्या कर रहे हैं, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग, मतलब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में वो इंटरफियर कर रहे हैं। और ये हमने बात की कि जब शुरुआत हुई तो कहाँ से किया उन्होंने, अपनी सेटलमेंट बनाई, सूरत में बनाई, मद्रास में बनाई, बॉम्बे कलकत्ता में बनाई, ये आपको पता है, राइट। फिर आपको ये भी पता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो सबसे पहले जो था वो था, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था, अपने पैर जमाने थे। वो कहाँ से हुआ, पहला उनका कन्फ्लिक्ट हुआ था मुगल से, स्टार्ट वहीं से कर दिया था, उन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की, जमाने की कोशिश की, बट बट मुगल्स ने उनके ऊपर अटैक किया और मुगल्स ने ब्रिटिशर्स सॉरी पोर्चुगीज को बाहर निकाल के फेंक दिया मुगल एम्पायर से। बैटल ऑफ स्वाली होती है जिसमें पोर्चुगीज को हराया गया, राइट। तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो फिर कैसे आ गए, वो कहते हैं उन्होंने फिर माफी माफी मांगी और उनसे, मुगल से, और दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बट उसके बाद तो ऑब्वियस है इनके आइडियाज बदल चुके होंगे, अब ये चाहते होंगे कि प्लानिंग कैसी की जाए, बट प्लानिंग प्लूनिंग कुछ नहीं होती। देखो लक ने इनका साथ दिया, कैसे, मुगल अंपायर ही वीक हो गई। अब जब मुगल पावरफुल नहीं होंगे तो ऑब्वियस है दूसरों को मौका मिलेगा, वही हुआ। तभी जो हमने पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे कहा जाता है एक्चुअल में तो बैटल नहीं है, चाहे दिखावा था, बट बंगाल को कंट्रोल में उन्होंने ले लिया, कब्जा नहीं किया, कंट्रोल में। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है एक तरफ, दूसरे सिराजुद्दौला है जो बंगाल का नवाब है। लड़ाई क्यों हुई थी, दो रीजन थे। फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना उनको था कि फोर्ट विलियम को ऐसे नहीं करेंगे। अब दूसरा, जो ट्रेड राइट्स मिले हुए थे, दस्तक दी जाती थी उनको। दस्तक क्या था, ये पास था, किस चीज का पास था, ट्रेडिंग पास था, कि जिसके पास दस्तक होगी उसको टैक्स नहीं देना। तो ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, जो उनको दस्तक मिली हुई थी, पास मिले हुए थे, वो आगे सेल कर देते। उनको तो खुद तो देना ही नहीं है, आगे भी सेल कर दिया। सो राजा को पता लगा कि ये मिसयूज कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये मिसयूज बंद कर दीजिए, सबक सिखाना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे कहा जाता है जो ट्रीचरी किसकी, गद्दारी किसने की, मीर जाफर ने की, जो सिराज का कमांडर था, सिराजुद्दौला का, वो किससे मिल गया, वो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करने लगा। तो जो लड़ाई हुई प्लासी में, जो बैटल हुई है, एक्चुअली वो कहते हैं वो दिखावा था, जहां पे राजा को घर भेज दिया गया कि आप जाइए हम लड़के आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो हार गए। सो बेसिकली हुआ क्या, नवाब साहब को हारने के बाद उसको कह दिया कि गद्दी रख ले, कोई बात नहीं, पर गद्दी से उसको हटा के किसी और को बिठा दिया गया था, मीर जाफर को बिठा दिया गया था वैसे, राइट। उसको कहा गया कि आप हमें कुछ बेनिफिट दो, फायदा करवाओ, कौन सा, हमें टैक्स कलेक्शन के राइट दो, मीन्स दीवानी राइट्स दो। और दीवानी राइट का मतलब ये होता है आपने हमें ऑलमोस्ट सारे हक दे दिए। क्यों, जब पैसा कलेक्ट करने का राइट आ गया तो बाकी हक भी आ जाते हैं। एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन ये सेकंड फेज है, तो इसको कैसे देखेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर है बेसिकली ये एक्सपेंशन है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इस टाइम ये बंगाल के साथ लड़ाई हुई है, जो बैटल है बंगाल के साथ ही है, बट यहाँ पे अब कैप्चर कर लिया गया। पहले क्या किया था उन्होंने, सिर्फ उसको अटैक करके हरा के छोड़ दिया गया, राइट्स ले लिए, दीवानी राइट्स, और जो नवाब था उसको बदल दिया। कैसे, क्यों बदल दिया, ताकि वो नवाब बिठाया जाए जो अंग्रेजों की बात मानता हो। पर जो नवाब बिठाया मीर कासिम, वो ऐसा था, वो उल्टा इनके अगेंस्ट था। उसने कहा ये बंदे ठीक नहीं है तो इनसे दूर ही रहो। अब जब अंग्रेजों को लगा तो उन्हें लगा कि अब बंगाल को कैप्चर ही करना पड़ेगा। तो जो मीर कासिम था उसने हेल्प मांगी, किससे, अवध के नवाब से और मुगल से, तीनों मिल जाते हैं, कन्फेडरेसी बनती है। बट रिजल्ट क्या निकला अल्टीमेटली, जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने
मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अवध और शालम टू द मुगल एम्पर, तीनों की फोर्सेस को हरा दिया। सो ब्रिटिशर्स बिकेम द विक्टर। रिजल्ट क्या निकला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके दीवाने के राइट्स मिल गए। मतलब कितने बड़े राइट्स उनको मिल गए आप समझ सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम ये एरिया हमें दे दीजिए, उसके बदले मुगल जो बादशाह था उसको पेंशन दी जाएगी। पेंशन बड़ी थी तो वो दे दी गई। उसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने अब इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। डुअल गवर्नमेंट उसको कहते हैं। डुअल गवर्नमेंट ऐसे कि एक तो नवाब भी कर रहा है और खुद भी कर रहे हैं वो। तो यहां से क्या है, अब उनके कंट्रोल में क्या आ चुकी है, जमीन आ चुकी है, पैसा आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है। अब यहां से दे बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ते हैं, वो आगे क्या बढ़ते हैं, आगे नए एरिया कैप्चर करने की अब सोची। उन्होंने देखा बंगाल कैप्चर कर लिया तो और भी किया जाना चाहिए। तो फिर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं मैसूर के साथ, जो आपने सुना होगा नाम, हैदर अली टीपू सुल्तान। 4 वॉर्स होती हैं। कब कब होती हैं आप टाइम लाइन देख लीजिए। 67 से 69 जो है पहली वॉर हुई है। दूसरी फिर जाके 10 साल बाद 80 में स्टार्ट हुई, 84 तक चली है। फिर आगे 5-6 साल बाद फिर हुई है थर्ड वॉर 90 से 92। जो फोर्थ वॉर है वो 1799, तो मतलब करीब 30 ईयर्स तक, 32 ईयर्स तक ये लड़ाइयाँ चली हैं। रिजल्ट क्या था वो हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वॉर है उसमें हुआ क्या, एक दूसरे के एरिया कैप्चर कर लिया गया, बट ट्रीटी ऑफ मद्रास से वो सारा खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ जैसे स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया कि जो पहली पोजीशन थी उस पर आ जाइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। दूसरी में जब लड़ाई शुरू होती है उसमें क्या होता है, वॉर के में हैदर अली की डेथ हो जाती है। अब कौन था उसका बेटा टीपू सुल्तान, अब वो कंट्रोल करता है, बट वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। तो उनके बीच में लड़ाई रोकने के लिए क्या की जाती है कि दोबारा से ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर तीसरी बैटल होती है टीपू सुल्तान के साथ, राइट। ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं, ऑब्वियस है अब वो वीक हो चुका है। अब यहाँ पे वो सरेंडर करता है। सरेंडर कैसे, अपनी आधी टेरिटरी सरेंडर कर देता है। किसके तहत, एक दोबारा से ट्रीटी साइन होती है शेरिंगापट्टनम। तो ये क्या सवाल बन गया, मैच द फॉलोइंग या पेयर का क्वेश्चन बन गया कि पेयर बनाइए, कौन सी ट्रीटी कौन सी वॉर में हुई है। पहले मद्रास हुई है ट्रीटी की, दूसरी मैंगलोर की, तीसरी शेरिंगापट्टनम। जो चौथी वॉर हुई थी 1799, उसमें टीपू की डेथ हो जाती है और मैसूर को कैप्चर कर लिया जाता है। तो ऐसे क्या हुआ, मैसूर भी कैप्चर हो गया। तो पहले बंगाल कैप्चर किया, अब मैसूर कैप्चर किया। फिर उन्होंने किस तरफ ध्यान दिया, साथ साथ पैरेलल चल रहा है पर अलग अलग टाइम पे फोकस चल रहा है, मराठास के ऊपर। तो मराठास पे अटैक किए, तो इनको कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। पहली जो वॉर हुई है वो 1775 में स्टार्ट हुई थी, 1782 तक चली है, राइट। बट ये देखा गया कि मराठास भी पावरफुल है और कंपनी पावरफुल है, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ सालबाई से उसको बंद कर दिया गया कि पीस मेंटेन करो, किसी को ये अटैक नहीं करेगा, कैप्चर नहीं करेगा। बट कब तक चलता है, ब्रिटिशर्स के अपने आइडियाज थे, अपनी आइडियोलॉजी थी जो चल रही थी। सेकेंड वॉर स्टार्ट होती है क्या, यहाँ से ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन होती है 1802 में। किसके साथ, जो पेशवा था उसके साथ हुई। और पेशवा ने क्या मान लिया, सब्सिडी अलायंस जो है, जो उन्होंने ऑफर किया था, अब पेशवा उसको मान गया, उसने उस साइन कर दिया। इसका मतलब क्या था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अधिकार दे दिया कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को पेशवाज के एरिया में रख सकते हैं, मराठास के एरिया में रख सकते हैं, और उसका खर्च भी कौन उठाएगा, मराठास उठाएंगे। दिस इज रिडिकुलस, वियर्ड, बट ऐसा था। तो जो दूसरे मराठास के ग्रुप थे, सिंधियास, भोंसलेज, होलकर्स, गायकवाड़, उनको लगा यार दिस इज रॉन्ग, बेइज्जती करा रहे हो हमारी, क्या करा रहे हो, है ना। उन्होंने अटैक किया मिलके कि चलो अब हम ब्रिटिशर से लड़ते हैं, बदला लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पावरफुल थे। सो सिंधियास, भोंसले, होलकर्स, दे ऑल वर डिफीटेड। तो उन्होंने कुछ टाइम वेट किया, कुछ टाइम मतलब 10-12 साल वेट किया कि अपने आप को पावरफुल बनाते हैं और एक बार फिर फाइनली एक कोशिश करेंगे। उस कोशिश को कहते हैं थर्ड वॉर, एंग्लो मराठा वॉर हुई है 1817 से 18 तक, एक साल चली है। हुआ क्या, जितने भी ग्रुप थे इनको हरा दिया गया, और पेशवा जो थे, बाजीराव पेशवा टू, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, निकाल दिया गया, वहां उनकी जमीन ले ली गई और उनको कानपुर में एक अलग जो थी कह दी जायदाद दे दी गई और पेंशन लगा दी गई। सो यहाँ से मराठा की जो पावर है वो खत्म हो जाती है।
तो मैसूर इन्होंने कैप्चर कर लिया, मराठास कैप्चर कर लिया, और बंगाल कैप्चर कर लिया। पर एक साथ ये भी तो देखो ना, बंगाल कैप्चर किया है, पर बंगाल जब लड़ाई हुई थी बक्सर की, अवध भी तो था उसमें, मुगल्स भी तो थे, तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो एरिया भी उनके कंट्रोल में है, राइट। जो लास्ट इन्होंने यहाँ पे वॉर के थ्रू जीता वो है एंग्लो सिख वॉर। मैं फॉरेन वॉर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि नेपाल पे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने सिंध पे अटैक किया, उन्होंने बर्मा में जाके अटैक किया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इंडिया जो हमारा आज का उसकी बात कर रहा हूँ। तो पंजाब पे अटैक किया, दो वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। पहली जो है 1845 में हुई है, और जो दूसरी है वो 1848 से 49 तक है, राइट। जो पहली वॉर है वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने पंजाब को हरा दिया, रंजीत सिंह की फोर्सेस को हरा दिया, क्योंकि ये उसकी डेथ के बाद हो रहा है। 1839 में ब्रिटिशर्स, सॉरी, रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी, तो वहां संभालने वाला कोई है नहीं, उसके जो डिसेंडेंट हैं, बच्चे हैं, वही राजा बन रहे हैं, पर जो बन रहा है फिर वो भी मरी जा रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक तो था। तो यही मौके का फायदा उठा के उन्होंने अटैक किया था। बट कहाँ पे जाके बंद हुई लड़ाई? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो गई, जिसके तहत था कि वो जुर्माना देंगे और कश्मीर के एरियाज उनको सरेंडर करने पड़े थे पंजाब को। ये वो टाइम है जब कश्मीर स्टेट जो आज आप देखते वो बनी थी, गुलाब चंद को दे दिया गया था कश्मीर। किसने दिया? ब्रिटिशर्स को पंजाब ने जुर्माने के तौर पे ये टेरिटरीज दी थी। उन्होंने जो उसकी ब्रिटिशर्स की हेल्प की, जिसने, उनको ये एरिया इनाम में फर्दर दे दिया। जो सेकंड है उसमें 3-4 बैटल हुई हैं, अल्टीमेटली पंजाब जो है इट वाज डिफीटेड, और डिफीट के छोड़िए उन्होंने पंजाब को कैप्चर ही कर लिया। यस, अब पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और जो यहाँ का प्रिंसेस था वो आपने सुना होगा, है ना, रंजीत सिंह के जो डिसेंडेंट थे उनको इंग्लैंड ले जाया गया। अब ये तो थी सारी वॉर के थ्रू जो उन्होंने कैप्चर की थी। सारी वो वॉर के थ्रू कैप्चर नहीं करते थे, कुछ प्यार से भी किए। प्यार मतलब अपनी पॉलिसीज की वजह से, पॉलिसीज के थ्रू। जैसे उनकी दो पॉलिसीज बड़ी पॉपुलर है, वन इज सब्सिडरी अलायंस और दूसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो सभी ने सुनी होती है। सुनिए जी आप लोगों ने, सब्सिडरी अलायंस। देखो सब्सिडी अलायंस की बात करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड वेल्स ने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी। इसके तहत क्या था, जो इंडियन स्टेट्स होंगी उनको आर्मी मेंटेन करनी है, कौन सी? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश आर्मी उनके एरिया में आके रहेगी, राइट। और वो किसी और के साथ दोस्ती नहीं करेंगे फिर। और यहाँ पे उनका खर्च कौन उठाएगा? वो स्टेट उठाएगी, जो एक्सपेंडिचर है वो भी यही करेंगे। किस लिए? उनका मानना ये था ब्रिटिशर्स का कि हम ये आर्मी क्यों बिठा रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई अटैक ना करे, आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई अटैक करता है तो हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, हम आपको हारने नहीं देंगे। ये उनका तरीका था। बट ये बेसिकली क्या है, जिसने साइन कर ली तो प्रैक्टिकली वो उनके कंट्रोल में चला गया। जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, मराठास ने साइन की थी तो बाकी लोग नाराज हो गए थे, तब उनमें भी वॉर हुई थी। यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, हैदराबाद ने 1798 में किया था। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया, उसके बाद अवध ने भी किया, मैसूर और तंजौर ने भी किया। आप कहोगे मैसूर, मैसूर हारने के बाद जो वहां पे पुरानी डायनेस्टी थी ना, वुडेयार डायनेस्टी, उसके डिसेंडेंट को वहां पे बिठा दिया गया था, उनसे ट्रीटी साइन करवा ली गई। जब लॉर्ड डलहौजी नया वॉइसरॉय बना था इंडिया का, गवर्नर जनरल सॉरी बना था, तो उसने एक शुरू की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी की है। उसके तहत क्या था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं होगा, कोई लीगल हेयर नहीं है, तो उसकी जो किंगडम है, उसकी रियासत, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और इसके तहत उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर और संभलपुर ये कैप्चर किए थे। और झांसी की स्टोरी आपने सुनी होगी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने लड़ाई की थी लक्ष्मीबाई ने, कुछ ऐसा हमने सुना है, राइट। इसके अलावा भी क्या था, पंजाबी में कहते हैं धक्का करना, है ना। अवध का उन्होंने जो एनेक्सेशन किया, बाय फोर्स किया। कैसे? फोर्स मतलब लड़के नहीं, ग्राउंड ऐसे थे कि यहाँ पे चलाने वाला, इसको शासन को कोई है नहीं जो चला रहे हैं, वो सही नहीं चला पा रहे हैं, गवर्नेंस जो है वो सही नहीं है, मिस गवर्नेंस हो रही है। तो उस बहाने के तहत, दैट वाज द एक्सक्यूज, अवध को कैप्चर कर लिया गया। अब इस मैप को देखिए ध्यान से जरा, इस मैप के में क्या है? इस मैप में जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया, कैप्चर करना अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, तो उनके पास क्या था स्टार्टिंग में? कुछ नहीं, सिर्फ छोटे छोटे शहर, जो छोटी छोटी सेटलमेंट कह लीजिए उनके कब्जे में थी, जो उन्होंने बनाई थी।
बट अब इस मैप पे जितना आपको ये नजर आ रहा है ना पिंक, ये सारा उनकी टेरिटरीज थी, ये सारी उनकी टेरिटरीज हैं, राइट। कब? 1857। कैसे हैं? चाहे उन्होंने वॉर से जीती या अपनी जो पॉलिसीज थी उस वजह से जीती, तो दो तरीके थे उनके ये जीतने के, और वो उन्होंने किया। जो येलोइश हैं वो एरिया जो प्रोटेक्टेड थे, कैप्चर नहीं किए, जैसे राजपूत के एरियाज। तभी आपने देखा ना बहुत सारी रियासतें रह गई थी, और ये आगे कैप्चर क्यों नहीं किया, कि उसका रीजन है वो 1857 में आपने सुना होगा एक रिवोल्ट हुआ था, सभी को याद है। क्योंकि जब ये कैप्चर करने लगे 1857, तब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, और उसके कई रीजन है, रिवोल्ट की हम बात करेंगे। तो लोग भड़क उठे और विद्रोह कर दिया। अब इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंट्रोल पाया इंडिया पे, जिसमें इंडियंस ने हेल्प की उनकी। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर आगे और दोबारा ऐसे कैप्चर करते रहे इंडिया की टेरिटरीज को, तो ये दोबारा भड़क उठेंगे और हमें दोबारा निकालेंगे, तो बेटर है इस पे ब्रेक लगा दिया जाए, अबांडन, कि आज के बाद कोई एरिया हम कैप्चर नहीं करेंगे। इसलिए मैप आपको ऐसा नजर आता है। तो उसके बाद इन्होंने कोई एरिया कैप्चर नहीं किया, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज हैं, जो वॉर हुई थी उनके, यहाँ पे उठा के मैंने डाल दिया ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे, राइट। कुछ माइलस्टोन्स हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में गवर्नमेंट है, तो कंपनी को बेसिकली कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1773 हमने पहले बात की, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहला स्टेप है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का। 1784 जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, डुअल कंट्रोल जिसको हमने कहा था। फिर 1833 जो चाय को छोड़ के बाकी ट्रेड की मोनोपोली उनकी खत्म कर दी गई, और 1833 में उनकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये क्या हो रहा है कि कंपनी ट्रेडिंग करती थी, 1833 में उनके ट्रेडिंग राइट्स खत्म कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया उसको। तो ऑब्वियस अब क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए किसका, जो उनकी टेरिटरीज हैं। अब वो टेरिटरीज अपना भी चलाएंगे, पर साथ साथ में क्या करेंगे, खुराफात कि नए एरियाज भी कैप्चर करने की वो कोशिश करेंगे। और 1853 में उन्होंने फिर एक्ट बनाया, क्योंकि अब वो था जब वो सिविल सर्विसेज के पेपर लेने लगे थे। आईसीएस लिखा है, दिस इज इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उन्होंने बनाई थी, जो आप पेपर देना चाहते हैं जिसको आप कहते हैं स्टेट सिविल सर्विस या पीसीएस। पीसीएस इज नॉट फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज, इट मीन्स प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ये याद रखिएगा। हाँ, हमें सबको लगता है पीसीएस मीन्स पंजाब सिविल सर्विस, नो, है यही, आप तो यही कहेंगे और अभी हम यही मानते हैं, पर प्रैक्टिकली इनिशियली इट वाज नॉट। पीसीएस आप किसी के लिए भी कह सकते हैं, हरियाणा का पीसीएस है, पीसीएस मींस प्रोविंशियल मींस स्टेट। और 1858 में जो एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किस लिए था कि इसके बाद कंपनी का सारा राइट्स, उसका नाम नूम जो थे वो भी खत्म कर दिए गए, और उसके बाद सिर्फ जो किंग है या क्राउन था इंग्लैंड का, वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी, राइट। फिर ये सवाल उठता है, मेंस में आते थे कि भाई ब्रिटिशर्स यहाँ पे छोटे से कंट्री से आए और इतने साल तक यहाँ पे टिक पाए, और उन्होंने कंट्रोल भी किया और रूल किया, ऐसा क्या था जो उन्होंने उनको कामयाब बनाता, जबकि फ्रेंच भी तो थे वहीं से, वो नहीं कामयाब हुए। तो हिस्टोरियन सेज कि उनकी टेक्नोलॉजी थी, नवल पावर थी। एक तो पहला रीजन ये कि मिलिट्री उनकी अच्छी थी और नेवी उनकी अच्छी। दूसरा, इंडिया की प्रॉब्लम कि इंडियन जो थे वो आपस में झगड़ते रहते थे, डिसयूनिटी अमंग द इंडियंस, ये दूसरा रीजन है ना। इंडियंस के आपस में धोखाधड़ी होना, अलायंसेस ना होना, डिप्लोमेसी अजीब चल रही है, बिट्रेयल है। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अब जो इंडिया से ट्रेड वो करते थे, पैसा बहुत आता था, तो इंडिया से उनको फंडिंग मिल जाती थी, खासकर कब, जब उन्होंने बंगाल कैप्चर कर लिया। तो जो बंगाल का टैक्स है उसको यूज करते थे, किस लिए, अब चाहे लड़ाई के लिए यूज कर लो, चाहे वो ट्रेड के लिए यूज कर लो, तो फ्री में पैसा उनको मिल गया। फिर इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म नाम की चीज अभी तो नहीं डेवलप हुई थी। तो ये रीजन है, क्योंकि नेशनलिज्म क्या होता है, जब सब एक समझें एक दूसरे को कि हम सब एक हैं। पर यहाँ क्या समझा जाता था कि हम पंजाबी हैं, वो बंगाली हैं, वो बिहारी हैं, वो गुजराती। जब ये ऐसा होने लगेगा, मतलब यूनिटी नहीं है, और नेशनलिज्म फिर हो गई नहीं, राष्ट्र की भावना जिसको कहती हैं, राइट। ये मैप आपके लिए मैंने माइंड मैप बना दिया है, ताकि आप ये इजीली रिवाइज कर पाएं, एक्सप्लेन कर पाएं, राइट। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, राइट। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, आप पूछ सकते हैं सवाल। अदरवाइज आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट हम मंडे को मिलेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, और मुझे बता दीजिए, हम चाहते हैं कि एक आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाए। जो हमने पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है पहले,
तो ज्योग्राफी को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, उसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद में जब आप बताएंगे तब हिस्ट्री का करेंगे, राइट। और लोगों के साथ शेयर कीजिए चैनल, ताकि लोगों का भी बेनिफिट हो सके, जो जिनको नहीं नॉलेज है, जिसको नहीं पता लगा, ताकि वो समझ सके तैयारी कैसे करनी है, टॉपिक्स को कैसे क्लियर किया जा सके, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए, स्टे कंसिस्टेंट और क्यूरियस बने रहिए। ऑल राइट।